जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। डीएसपी ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग क्लास 10th की हिंदी बुक की चैप्टर नंबर 3 को पढ़े थे। इस क्लास में हम लोग चैप्टर 4 को पढ़ेंगे, जो कि हमारा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह एक प्रकार का ललित निबंध है। इस पूरे निबंध को समझेंगे हम लोग और लेखक परिचय को जानेंगे। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, इस पूरी लेखक परिचय से लेकर पूरी स्टोरी तक को समझेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय को जानते हैं। लेखक परिचय को जानते हैं, फिर हम लोग पूरी निबंध को समझेंगे। लेखक परिचय से हमारे एग्जाम में 50% क्वेश्चन लेखक परिचय से होते हैं। बुक की 50% क्वेश्चन क्या होता है, तो लेखक परिचय से होते हैं। चलिए, इस चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह एक प्रकार का क्या है, तो प्रश्न है। नाम के साथ साथ यह क्या है, तो प्रश्न है। तो देखते हैं, यह एक प्रकार का क्या है, तो निबंध है। यह एक प्रकार का क्या है, तो निबंध है। आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह कौन सी विद्या है, तो हम लोग बता सकते हैं क्या कि यह एक क्या है, तो ललित निबंध है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका पूरा नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो कि क्या है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हुए। ठीक है, इनका जन्म होता है। इनका जन्म कब होता है, तो इनका जन्म होता है 19 अगस्त। इनका जन्म कब होता है, तो 19 अगस्त 1907 ईस्वी को। कब होता है, तो 19 अगस्त 1907 ईस्वी को इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है, तो बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, तो बलिया में एक जिला, सॉरी ये क्या बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक जिला है बलिया। ठीक है, बलिया जिला में इनका जन्म होता है। कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में बलिया में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 19 अगस्त 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अब हम लोग इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जानेंगे। चलिए, ये हमारा है इनकी प्रमुख रचनाओं में सबसे विशेष, कई बार पूछा गया। ठीक है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि अशोक के फूल किनकी रचना है। तो अशोक के फूल को हमको पता है कि ये किनकी रचना है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये रचना है। यहाँ के बाद हम लोग देखेंगे अल्पलता, विचार वितर्क, आलोक पर्व, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, पृथ्वीराज रासो। ये सारी क्या है, तो इनकी क्या है, ये सारी इनकी रचना है। इनके द्वारा ये सारी क्या है, इनकी रचना है। अब हम लोग देखेंगे, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ से क्योंकि अनाम दास का पोथा आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, 2022 या 21 था, उसमें एग्जाम में पूछा गया था कि अनाम दास का पोथा किनकी रचना है। तो हम लोग क्या बताए, तो कि यह है आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी की इनकी रचना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। अब हम लोग आलोक पर्व जो इनकी रचना है, ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। और कि आलोक पर्व के लिए इनको क्या मिला था, तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। तो ये भी यहाँ के लिए क्या है, तो इम्पोर्टेंट है। ये सारी इनकी रचनाएं क्या है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो इनको पुरस्कार मिला है। इसके बाद इन रचनाओं के लिए इनको पुरस्कार भी मिला था, कि हमने अभी बताया कि आलोक पर्व, अभी हमने बताया था यहाँ पे कि आलोक पर्व के लिए इन्हें क्या मिला था, तो साहित्य अकादमी का इनको पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, तो साहित्य अकादमी का। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे कि किस रचना के लिए किसको, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, किस रचना के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। तो क्या बताएंगे हम लोग, क्या बताएंगे कि इनको आलोक पर्व के लिए इनको क्या मिला था, तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। अब हम लोग देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा इनको, ठीक है, भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण, किसका, पद्म भूषण की उपाधि मिली थी, डिलीट की उपाधि मिली थी। क्यों, कहाँ पे मिला था, कि ये मिला था, डिलीट की उपाधि कहाँ पे मिला था, तो लखनऊ बीवी से मिला था। कहाँ पे मिला था, तो लखनऊ बीवी से मिला था। ठीक है, अब देखिए इनका निधन, ये तो पुरस्कार की बात हम लोग कर लिए। अब इनके निधन के बारे में जानेंगे। क्या हुआ, इनका निधन कब हुआ था, तो इनका निधन हुआ था 1900 कब, तो 1979 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1979 ईस्वी में इनका निधन होता है। कहाँ पे, तो दिल्ली में होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद हम लोग लेखक परिचय से आपके एग्जाम में इतना से बाहर बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इसमें लेखक के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी जन्म कब हुई थी, ये कहाँ के रहने वाले थे, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, ये सारी पूछी जाती हैं। अब हम लोग ये काफ़ी रिपीट, ये VVI मानिए तो ये VVI है। क्या होता है कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा है कि किस पुस्तक के लिए, ठीक है, किस रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था, किसको, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। तो हम लोग बता सकते हैं आलोक पर्व के लिए। किस पुस्तक के लिए, तो आलोक पर्व के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे हम लोग देखेंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। हमारा पूर्ण प्रयास है कि हम ठीक है ना बोलें, हमारा पूर्ण प्रयास है कि हम ठीक है ना बोले, बहुत बार रिपीट कर देते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है कि हाँ,
सबसे पहले इस कहानी को, ठीक है, ये मेरा जो कहानी है, कहानी जो है क्या है, कहानी मेरा कि ये कहानी नहीं, ये एक प्रकार का निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक प्रकार का क्या है, तो निबंध है। इस निबंध को, इस पूरी निबंध को हम लोग समझने से पहले सबसे पहले जो निबंध का नाम ही है क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या आप लोगों को यह नहीं लग रहा है कि यह एक प्रकार का प्रश्न है, यह एक प्रकार का प्रश्न है। बिल्कुल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ये क्या है, यह एक प्रकार का प्रश्न है। आखिर हमें भी पता नहीं है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, आपको भी शायद पता नहीं होगा, ये वास्तविकता है। चलिए हम लोग जानते हैं, अगर बायोलॉजी के आधार पर देखा जाए, बायोलॉजी के आधार पर अगर देखा जाए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं कि जो हमारी नेल होती है, नाखून होती है, ठीक है, उंगली की जो नाखून होती है, नाखून की जो उजला वाला भाग होता है, नाखून का जो उजला वाला भाग होता है, इसकी कोशिकाएं क्या होती है, तो मृत होती है। और जो इधर वाला भाग होता है, उजला वाला के पीछे वाला भाग होता है, जो कि मांस से जुड़ा होता है, तो इसकी कोशिकाएं क्या होती है, तो जीवित होती है। अर्थात कह सकते हैं हम लोग कि जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है, जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है, वो क्या करता है, शरीर के अंग को विकसित करता है और आगे की तरफ ढकेलता है, ठेलता है। तो इससे क्या होता है कि नाखून बढ़ता है। ये हम लोग बायोलॉजी के आधार पे कह सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग पूरी बात को समझते हैं, पूरी बात को जानेंगे कि छोटी बेटी, हाँ चलिए क्या होता है कि एक बार लेखक, देखिए घर के जो छोटे बच्चे होते हैं, घर में जो आपके घर में, हमारे घर में कहीं भी जो छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ा अजीब अजीब टाइप का सवाल पूछते हैं, अजीब अजीब टाइप का सवाल वो पूछने लगते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्या कि जो हमारे घर में एक छोटा बच्चा है, वो हमसे पूछता है कि मामा, वो मेरा भांजा है, तो मेरा भांजा पूछता है हमसे कि मामा मामा आप वीडियो क्यों बनाते हो, मामा मामा आप उधर क्यों जाते हो, मामा मामा गाड़ी आप क्यों चलाते हो। इस टाइप से ना बच्चा जो होता है अजीब अजीब ढंग का सवाल पूछता है। मामा मामा आप खाना क्यों खाते हो, बहुत सारी सवाल क्या होता है, तो बच्चा अजीब अजीब ढंग का सवाल पूछता है। ठीक उसी प्रकार इसके जो लेखक थे, इसके जो लेखक हैं क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनसे इनकी छोटी बेटी इनसे पूछती है, इनसे पूछते हैं क्या कि इनके पास जाती है और दौड़ते हुए जाती है और पूछती है कि पापा पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब ऐसा तो उन्हें भी नहीं पता था, वो भी आश्चर्य में पड़ गए कि अच्छा ये सवाल, इस ढंग का सवाल, ठीक है, ऐसा करके इनसे पूछती है। तो आपके एग्जाम में पहला प्रश्न ऐसा ही है, कुछ है कि आपके बुक में ऐसा कुछ प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के पास कैसे आया। तो हम लोग बता सकते हैं कि यह प्रश्न लेखक के पास तब आया जब लेखक की छोटी बेटी उनके पास गई और पूछी उनसे कि पापा पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस प्रकार से लेखक के पास यह प्रश्न आया। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे, नाखून हमारी पास वृत्ति है। पास वृत्ति की बात अगर की जाए, नाखून अगर पास वृत्ति की बात की जाए कि नाखून हमारी पास वृत्ति है, नाखून क्या है, हमारी पास वृत्ति। पास वृत्ति अर्थात क्या होता है कि पुरानी यादें। नाखून हमारी क्या है, तो पुरानी यादें है। क्या है, तो पुरानी यादें हैं। नाखून हमारी क्या है, तो पास वृत्ति है, यानी कि हमारी पुरानी यादें हैं। पहले के युग में क्या करते थे हम लोग, नाखून का उपयोग कैसे में करते थे कि अपना अस्त्र के रूप में करते थे। नाखून का प्रयोग हम लोग अस्त्र के रूप में करते थे। हम लोग नहीं, हमारे पूर्वज जो थे वो क्या करते थे, नाखून का उपयोग किस चीज में करते थे, तो अस्त्र के रूप में करते थे। जब वो लोग आदिमानव रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे, जब हमारे पूर्वज जंगल में रहा करते थे, तो वो अपनी रक्षा करने के लिए, हमने बचाव करने के लिए क्या करते थे कि अस्त्र के रूप में नाखून का प्रयोग करते थे। अस्त्र के रूप में किसका प्रयोग करते थे, तो नाखून का प्रयोग करते थे। और नाखून का कैसे प्रयोग करते थे, अब वो क्या होता था कि जंगलों में जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए क्या होता है कि पहले हम लोग समझते हैं अस्त्र और शस्त्र क्या होता है। शस्त्र क्या होता है कि जिससे कि अगर किसी को, मानिए कि आपको कोई शूट कर रहा है, आपको कोई गोली मार रहा है, ठीक है, गोली मार रहा है, तो उससे बचाव के लिए जिस चीज़ का प्रयोग करेंगे हम लोग, उसको हम लोग अस्त्र कहेंगे। और जिस चीज़ से मारा जाता है उसको हम लोग शस्त्र कहते हैं। ये होता है अस्त्र और शस्त्र में फर्क। अब देखिए अस्त्र और शस्त्र को, तो हम लोग क्या बताएं कि नाखून, हम क्या बताए थे आपको कि नाखून जो होता है, नाखून का प्रयोग हम लोग किस चीज में करते थे, हमारे पूर्वज तो अस्त्र के रूप में करते थे, अपना बचाव के लिए नाखून का प्रयोग करते थे। अब देखेंगे हम लोग कि उस टाइम हमारे जो पूर्वज थे वो क्या थे, तो आदिमानव थे। वो जंगलों में रहा करते थे, जीव जंतु को मार के खाया करते थे। क्या ये नहीं होता था, उस टाइम अगर झगड़ा होता था तो क्या करता था, नाखून से एक दूसरे को लड़ाई होता था, नाखून से नोचते थे। उस समय अगर झगड़ा होता था, मारपीट होता था, उस समय गोली बंदूक थोड़े हुआ करता था। उस समय तो बस वही होता था, नाखून होता था, नाखून से नोचते उचते होंगे इस प्रकार से। अब देखिए क्या होता था कि जब नाखून से ये करते थे तो आपके मन में चल रहा होगा सर उस समय तलवार नहीं होता था, फरसा नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था। उस समय लोहा का खोज ही नहीं था। उस समय क्या होता था, हाईएस्ट क्या होता था कि जानवरों के हड्डी से क्या करते थे, मारपीट करने वाला यंत्र हम लोग बनाते थे।
उस टाइम के हमारे पूर्वज जो बनाते थे। लेकिन कि जब आर्यो आए, ठीक है, जब आर्यो के आने से लोहे का क्या हुआ, आर्यो आए तो लोहे का खोज किए, वही आर्य क्या बन गए, वही आर्य आगे बन के हिंदू बन गए, ठीक है, आगे आके वही हिंदू बन गए हैं। अब देखिए वही आर्य क्या बने तो हिंदू। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आर्य के पास क्या थे, आर्यों के पास क्या थे, तो हम लोग बताएंगे उन्हें, हम लोग बताएंगे क्वेश्चंस में कि आर्यों के पास क्या था, तो मिट्टी का घर था, मिट्टी का घर था आर्यों के पास, लोहे के हथियार थे, इस प्रकार से हम लोग बताएंगे। अब देखिए कि नाखून को, इसी चैप्टर में नाखून को क्या बताया गया है कि नाखून को बताया गया है कि बेलज है, निर्लज है, बहाया है। नाखून को इसी चैप्टर में बताया गया है। लेखक इस कहानी में नाखून को क्या बताते हैं, तो बेलज, निर्लज और बहाया होते हैं, बहाया बताए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नाखून के बारे में बताया गया है कि छोटे नाखून रखना पसंद कर। देखिए हर जगह के, हर कंट्री के अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग उनका पसंद होता है। छोटे नाखून पसंद करने वाले हैं जो कहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोग ना, ये क्या है हमारा दाक्षिणात्य के जो लोग हैं, दाक्षिणात्य के लोग हैं, यहाँ के लोग क्या होते हैं कि छोटे नाखून पसंद करते हैं। तो बड़ा भी नाखून कहीं ना कहीं पसंद करता होगा कोई, तो बड़े नाखून पसंद करने वाले कौन से कंट्री के देश हैं, तो गौड़ देश के लोग। गौड़ देश के लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि बड़े बड़े नाखून को इनको रखना पसंद है वहाँ के लोग को। अब देखिए कि हर इंसान क्या होता है कि अपने अनुसार से नाखून की कटाई करता है। कोई त्रिकोण टाइप का काटता है, कोई किसी टाइप का, तो वो तो उनके पसंद के अनुसार वो होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि नाखून का इतिहास, अब देखेंगे हम लोग कि नाखून का इतिहास कहाँ बताया गया है, कि नाखून का इतिहास कामसूत्र में बताया गया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में बताया गया है, तो हम लोग क्या बताएंगे कि कामसूत्र में नाखून का इतिहास बताया गया है। किस पुस्तक में, तो कामसूत्र में बताया गया है। अब देखिए इसके बाद आपके एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से तो बनेंगे ही। देखिए हम लोग क्या करते थे कि पहले क्या करते थे कि हड्डी से ही क्या करते थे कि वो क्या बोलते हैं, हथियार बना लेते थे। हड्डी को हम लोग हड्डी से ही हथियार बनाते थे। उसी प्रकार जो इंद्र जी थे, हमारे इंद्र भगवान थे, वो क्या किए थे कि दधीची मुनि की हड्डी से हम लोग हथियार तो बनाते थे ही, लेकिन क्या किए थे कि इंद्र जो भगवान थे, हमारे इंद्र भगवान, ये दधीची मुनि की हड्डी से अपना ब्रज बनवाए थे। अपना क्या बनाए थे, तो ब्रज क्या होता है, आप लोग मूवी में देखे होंगे, युद्ध होते हुए देखे होंगे, तो युद्ध में जो यहाँ पे नहीं लगा होता है, यहाँ पे नहीं लगा होता प्रोटेक्ट के लिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रज बोलते हैं। तो इंद्र भगवान ने अपना ब्रज बनाया था किससे, तो दधीची मुनि की हड्डी से अपना ब्रज बनाया था। किसका ब्रज, तो अपना ब्रज बनवाया था कौन, तो दधीची मुनि की हड्डी से कौन बनवाए थे, तो इंद्र जी बनवाए थे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि दधीची मुनि की हड्डी से किनका ब्रज बना था, तो इंद्र का ब्रज बना था। अब देखिए कालिदास की एक बात, कालिदास जी भी कुछ बोले हैं। क्या बोले हैं कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। क्या बताएं कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, जो सब पुराने होते हैं, इनके ये लाइन बोले हैं कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ऐसा कौन बोले हैं, तो कालिदास जी बोले हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ठीक है, सब नए खराब नहीं होते। इस प्रकार की बात कौन बोले हैं, तो कालिदास। ये स्टेटमेंट दिया रहेगा आपके एग्जाम में, ये स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट किनके द्वारा बोला गया है, तो क्या बताएंगे, तो कालिदास द्वारा बोला गया है। चलिए इस वीडियो में हमारा पूरा प्रयास रहा है कि हम ठीक है ना बोले, हम ठीक है ना बोले, लेकिन चलिए कोई इशू नहीं है, हमारा प्रयास रहेगा कि पूर्ण हम सुधार करें और जल्द ही इसको सुधारेंगे। चलिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।